हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है। सीटेट से काफ़ी अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं और इनकी आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरीके के वीडियो लेक्चर यूटेट प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग डेली हम लोग अपने चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट लीव करें वीडियो देखने के बाद में कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा और कौन से सब्जेक्ट की नेक्स्ट आप वीडियो चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन की हम वीडियो मैराथन सीरीज भी चैनल पर लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें क्योंकि काफ़ी यूज़फुल प्लेलिस्ट हैं जो अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट करी है। 2023 वाली जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर जाकर रिव्यू करते रहें। प्रीवियस ईयर के साइंस के भी क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। मैराथन सीरीज में हम साइंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे, साथ ही साथ हम इंग्लिश और हिंदी के लिए भी अभी मैराथन सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, ये राज्य में आता है, समवर्ती सूची में आता है, या इनमें से कोई नहीं। काफी देखो बढ़िया लेवल पर क्वेश्चंस यहाँ पर ईवीएस में पूछे गए। ऐसा नहीं है जैसे कि सीटेट में पूछे जाते हैं ना, तो सीटेट का लेवल जो है ना काफी इजी रहता है ईवीएस का। उसमें जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बट यहाँ पर इस तरीके के नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया एनवायरनमेंट से लिए गए हैं और दूसरा एनवायरमेंटल पैडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ साथ बताता रहूँगा। तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों बात करी गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट की। यहाँ पर देखो उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस चीज़ का आप लोगों को सभी को पता होगा, आप उत्तराखंड से हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत एक्टिव रहता है। इसलिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन वाले से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस सूची के अंतर्गत आता है, ये केंद्र की सूची में आता है, सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आता है भाई समवर्ती सूची के अंतर्गत। कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है और इसके अंतर्गत भाई ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जिसमें पार्लियामेंट भी डील करती है और स्टेट लेजिस्लेटर भी डील करते हैं। इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है कि इसको पार्लियामेंट भी डील कर सकती है और स्टेट अथॉरिटीज, स्टेट लेजिस्लेटर जो है इसमें लॉज को बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसे ही हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। प्राथमिक कक्षा के छात्र, जूम कर लेता हूँ हिंदी वाले पोर्शन को। प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना। आपको क्या लगता है कि रेगिस्तान इलाकों में कई पेड़ नहीं उग सकते हैं, निश्चित रूप से किस अधिगम संकेतक की उपलब्धि को दर्शाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आप कर रहे हो प्राथमिक कक्षा के छात्रों से, तो ये किस प्रकार की उपलब्धि को, अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। पूछताछ यानी कि क्वेश्चनिंग को करता है, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशंस को करता है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन को करता है, प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन को करता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्पष्टीकरण। भाई एक्सप्लेनेशन करेगा बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्या लगता है, तो आपको एक क्या देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा, एक रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि किस वजह से ऐसा होता है कि रेगिस्तान इलाकों में कई पेड़ नहीं उग सकते। तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ का जो जलवायु है वो क्या है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है, शुष्क जलवायु है वहाँ पर। तो इसीलिए वहाँ पर हर एक किस्म के पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं। जो वहाँ की जलवायु से अडॉप्ट कर लेते हैं केवल वही पेड़ पौधे वहाँ पर उग सकते हैं। तो ये क्या है, हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 123। राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं, वे वन संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशीलता बनाने के लिए एक योजना बना रहे हैं। भैया योजना बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रत्येक शिक्षक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का
समूह बनाना। तो भाई वन संरक्षण की बात की गई है, यानी कि कंजर्वेशन की बात करी गई है, ट्री कंजर्वेशन की बात करी गई है। एक क्लास टीचर इस महत्व को समझा रहा है बच्चों को, तो किस विधि से वो इसको बहुत अच्छे से समझा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, कि प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने की, एक पौधे को आप अडेप्ट कर लो, उसका पालन पोषण करने के लिए उसे अभिप्रेरित करो। इस माध्यम से आप क्या कर सकते हो? वन संरक्षण कर सकते हो, वनों का कटान बचा सकते हो। एटलीस्ट एक बच्चा अगर एक पेड़ को पोषित करेगा तो वो एनवायरनमेंट को कितना हेल्प करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? देख लो दोबारा से आ गया है क्वेश्चन। पहले हमसे पूछ लिया गया था कि कौन सी लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए पुणे में है, या फिर मिदानापुर में है, नई दिल्ली में है, या फिर कैलकाटा में है। चार ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। तो देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो भारत में लोकेटेड है वो है कोलकाता में, यानी कि कैलकाटा में इस चीज ये आपको मिलेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या भी बोला जाता है, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये भी देख लो भाई, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना, प्राइम मिनिस्टर। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स के जो सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं वो उनके नंबर है 9, यानी कि 9 सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में रह सकते हैं, और इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास आ गया है 125, इको मार्क किस चीज़ से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इको मार्क इज रिलेटेड टू निर्यात वस्तुओं से, आयात वस्तुओं से, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से, या पर्यावरण के लिए सुनिश्चित या सुरक्षित वस्तु के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? जो इको मार्क क्या है, एक प्रकार का सिंबल होता है, एक प्रकार का मार्क होता है जो वस्तुओं पर लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? जिससे कि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाता है जो पर्यावरण फ्रेंडली होती हैं, पर्यावरण के अगेंस्ट नहीं होती हैं, इनकी पॉल्यूशन कम क्रिएट करेंगी, पर्यावरण एनवायरमेंटल फ्रेंडली वस्तुओं के लिए। ठीक है, पर्यावरण के सुरक्षित वस्तुओं के लिए, कहने का मतलब वही है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 125 के लिए। क्या है ये इको मार्क? क्या है भाई? एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी वस्तु के लिए, कि क्या वो पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। अगर नुकसान पहुंचाएगी तो उसको इको मार्क नहीं मिलेगा, वो सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है तो उसको असाइन कर दिया जाएगा इको मार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 126, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भवित हुई है? पृथ्वी सम्मेलन से हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हुई है, या G8 शिखर वार्ता, या फिर G8 समिट से हुई है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? कार्बन क्रेडिट। अब कार्बन क्रेडिट वाला जो ये क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसको घुमा फिरा कर दोबारा से भी पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर है क्रायो प्रोटोकॉल के दौरान इस चीज को इजाद किया गया था, कार्बन क्रेडिट को। अब कार्बन क्रेडिट बेसिकली है क्या भाई? भाई कार्बन क्रेडिट है रिड्यूस करने के लिए, जो कार्बन कार्बन को रिड्यूस यानी कि कार्बन को कम करने के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, किस पर लग रहे हैं? पूरे कंट्री की बात की जा रही है। ठीक है, एक कंट्री में कार्बन क्रेडिट को रिड्यूस करने के लिए या कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एटमॉस्फेयर में जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसको हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि क्राइटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की संकल्पना, कॉन्सेप्ट दिया गया किसका? कार्बन क्रेडिट का। भाई क्राइटो प्रोटोकॉल क्या है? एक वार्ता हुई है जिसमें सभी देशों ने मिलकर बैठ के कि भाई कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट वो है जिसमें कार्बन इमिशन, कि आप कितना कार्बन जला सकते हैं, प्रत्येक कंट्री की बात हुई है, तो वो है ये कार्बन क्रेडिट। बात क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है? इकोसिस्टम से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये टॉपिक नोट डाउन कर लेना। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर आगे आपको बताना है जो आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है,
धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील। इसको इजीली आंसर कर सकते थे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखो धान का क्षेत्र क्या है भाई, किसान उस चीज को लगाता है, धान को किसान बोता है, तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल है। ग्रासलैंड क्या है, घास के मैदान क्या है, नेचुरल है। झीलें क्या है, नेचुरल है। झीलें नेचुरल भी होती हैं, दोनों ही होती हैं भाई, और आर्टिफिशियल भी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज हमें क्या करना था, हमें डिस्टिंग्विश करना था आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में से। तो धान का खेत तो प्योरली क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, ऐसा तो नहीं है, नेचुरली धान अपने आप ही उगने लग जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इकोसिस्टम वाला टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लेना। साथ ही साथ एक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि जो टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वो जरूर पढ़ लेना भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तराखंड टेट के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो ये डेज वाले पे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन आपको डेज पे जरूर मिलेंगे कि कौन सा डेज या कौन सा दिन या कौन सी तारीख किस चीज के लिए सेलिब्रेट की जाती है। तो विश्व जल दिवस 22 अक्टूबर, 22 जनवरी, 22 मार्च या 22 मई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। इसको आप नोट डाउन कर लो, याद कर लो, क्योंकि जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज हैं उनको ज़रूर मार्क डाउन कर लेना, कब क्या चीज़ सेलिब्रेट की जाती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं 22 मई, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो 22 मई किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डे या बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 22 ऑफ मई। बात क्लियर हो गई। और 22 अक्टूबर किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर शायद इंटरनेशनल नट डे के रूप में 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 129, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है। आर्कटिक डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज टुंड्रा, सवाना, टाइगा या फिर स्टेपीज। तो राइट आंसर है यहाँ पर आर्कटिक डेजर्ट को दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका आर्कटिक डेजर्ट का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम 1936 में रखा गया था, पहला नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कहाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, हेली नेशनल उद्यान है या फिर राजाजी नेशनल उद्यान है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड से हो, आंसर आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कौन सा है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो स्टैब्लिश हुआ था किसमें, 1936 में। और हेली नेशनल पार्क ही क्या है, आपका है कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही हम क्या बोलते हैं, हेली नेशनल पार्क बोलते हैं। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्टैब्लिश है भाई, कहाँ पर स्थापित है। राजाजी नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में स्टैब्लिश है, इस चीज़ को भी ध्यान देना। और ये कब हुआ था, 1983 में राजाजी नेशनल पार्क हुआ था, उत्तराखंड में है। हेली नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड रामनगर में इसका हेड ऑफिस है। और अगर हम बात करें कान्हा नेशनल उद्यान कहाँ पर है, तो ये है भाई मध्य प्रदेश, एमपी पर है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में सिचुएटेड है, राजस्थान स्टेट में भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये, यानी कि माइग्रेट करके आती हैं दूसरी जगह से, जो बर्ड्स आती हैं ना, बर्ड सेंचुरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये भरतपुर नेशनल पार्क। तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 131, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं को रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है भाई, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना या डेटा संग्रह करना। तो देखो चित्र दिए गए हैं अलग अलग तरीके के, उनमें रंग भरने के लिए कहता है। तो देखो यहाँ पर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिव स्किल्स को भी डेवलप करना चाहता है जो टीचर है। अवलोकन ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग तरीके के एनिमल्स को वहां पर देख रहा है।
और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना बच्चा सीख जाएगा यहाँ से। डाटा संग्रह का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के पर्याप्त अवसर दिया जाता है, यह इंगित करता है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो देखो भाई, काफी लोग कहते हैं कि भाई हम क्वेश्चंस को में से जो ऑप्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते, सही ऑप्शंस तक नहीं पहुंच पाते। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि पर्यावरण को सिखाना है बच्चों के लिए, तो सारी चीजें बाल केंद्रित करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप टीचर हो तो अपने आप को प्रेफरेंस दे रहे हो, बच्चे को नहीं दे रहे हो। सारी प्रेफरेंस हमें क्या देनी है? बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षण देना है, चाहे वो ईवीएस का शिक्षण हो, चाहे वो बाल विकास का शिक्षण हो, किसी भी प्रकार का शिक्षण हो, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। 132 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। टीचर सेंट्रिक तो बिल्कुल नहीं होगा, इस चीज को हटा दो। और लर्न, आप याद करके बच्चे को कभी भी ईवीएस नहीं सिखा सकते। पर्यावरण सिखाने के लिए बच्चे को पर्यावरण के समीप आपको लेके जाना पड़ेगा, पर्यावरण की जो चीजें होती हैं उनसे बच्चों को रूबरू कराना होगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? बाल केंद्रित बोल रहे हैं, चाइल्ड सेंट्रिक बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा कृषि में जल संरक्षण में सहायता करता है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो वाटर कंजर्वेशन को बचाती है। कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई करना, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो इनमें से कौन सा कृषि के जल को संरक्षण को बचाता है? तो राइट आंसर है हमारे पास 133 के लिए ऑप्शन नंबर डी। भाई तीनों के तीनों जो हैं ये जल संरक्षण को बचाने के काम आएंगे, कि भाई जो भी क्रॉप है अगर आप उसको फील्ड में छोड़ दोगे तो कम पानी पिएगी जमीन। दूसरा, जिप्सम को पहले अगर डालेंगे आप, इरिगेशन से पहले डालेंगे तो भी वाटर का जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। और लास्ट बोला है कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, यानी कि आप कम से कम अगर जुताई करेंगे, भाई जुताई करते हैं तो भाई जो सॉइल होती है वो ड्राई हो जाती है बाहर निकल के, और फिर उसमें वाटर की नीड ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अगर हम कम जुताई करेंगे तो लेस कंजप्शन होगा वाटर का। बात क्लियर होगी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 133 के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 134 के लिए। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाटर पंचायत इज स्टार्टेड? केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर 134 का सी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र में हुई थी भाई ये पानी पंचायत जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और पानी पंचायत जो कौन से सन में हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है। 1974 में हुई थी भाई ये, और मिस्टर सालुके के द्वारा की गई थी। जो व्यक्ति थे मिस्टर सालुके, कौन से सालुके थे ये? विलास राव सालुके के द्वारा महाराष्ट्र के एक गांव से 1974 में पानी पंचायत प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? ठीक है, स्ट्रेप्टोसिल्स या फिर स्ट्रेक्टोटस या फिर डिप्लोकोअस या फिर कॉलीफॉर्म? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है भाई, ये हमारा जीवाणु जो है जल प्रदूषक के सूचक के रूप में, यानी कि क्या है भाई? इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। कौन सा बैक्टीरिया? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। और ये ऐसे एनिमल्स में पाया जाता है जो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि जिनका खून में तेजी होती है, गर्मी होती है। तो ऐसे एनिमल्स में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ह्यूमन बींग्स में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। बात क्लियर? नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश को सीधे संचालित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपेल्डेड बाय द सनलाइट? तो देखो ये साइकिल्स जरूर पढ़ लेना भाई। जो साइकिल्स है ना, जितने भी नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, सल्फर और फॉस्फोरस, काफ़ी सारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो कार्बन चक्र है ये, नाइट्रोजन है, सल्फर है या फिर फॉस्फोरस है? तो 136 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कि भाई जो सन के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा सीधे रूप से संचालित होती है वो है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का उपयोग हम कैसे करते हैं? कि सनलाइट से कार्बन अवशोषित करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन को लेंगे, और जो जीवित
जीवित ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका इस्तेमाल करेंगे और वापस से पुनः उसको रिसाइकिल करने के लिए एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। तो ये क्या है, हमारे पास कार्बन साइकिल है। बात क्लियर हो गई भाई कि जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, सूर्य की प्रकाश की किरण से कार्बन एटम्स को इस्तेमाल क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है, रीयूज ऑफ कार्बन एटम किया जाता है, पुनः इस्तेमाल किया जाता है परमाणुओं को कार्बन के। पहले इनको लिया जाता है एटमॉस्फेयर से, फिर क्या किया जाता है भाई, इनको ऑर्गेनिजम्स, इसको जो पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जीव हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, वापस कर देते हैं इसको कहाँ, पर्यावरण में, यानी कि एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या है, एक प्रकार की कार्बन साइकिल है। तो ये साइकिल्स को ज़रूर चेक कर लेना। वाटर साइकिल आती है हमारी, तो उसको भी ज़रूर देख के जाना, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 137, जैव ईंधन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड बायोफ्यूल्स आर इनकरेक्ट? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो 137 के लिए राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, बायोफ्यूल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये सत्य नहीं है भाई, तो ऑप्शन बी के साथ में हम जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक वाला है, मतलब कौन सा ऐसा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया के अंदर जो ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, प्रोस्पेक्टिव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सौर शक्ति है, लघु जल विद्युत शक्ति है, या जैव पुंज शक्ति है, अपशिष्ट से अर्जित शक्ति है, एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द वेस्ट। तो 138 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सौर शक्ति, यानी कि सोलर ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, सोलर एनर्जी। ऑप्शन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिया है इन सारे ऑप्शंस में। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से किसे जैव खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम को, एजोला को, यूरिया को, या फिर पोटेशियम को? बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किसे यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो एजोला है, इसको बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको एनिमल फीड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, फूड के रूप में भी, ह्यूमन फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन्स बनाने के लिए भी एजोला का इस्तेमाल किया जाता है, और बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर हो गई। वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, पानी को साफ करने के लिए भी एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी सारे यूजेस हो गए। निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4 या H2CO3? तो राइट आंसर है HNO3 की मात्रा अम्ल वर्षा, एसिड रेन, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनता है? अम्ल वर्षा बनती है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावी युक्ति क्या है? पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्यवस्थाएं, कक्षा निर्देशन, या किससे कहानियां? तो देखो मैं आपको सीडीपी में कई बार बता चुका हूं इस तरीके के क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है हमारे पास? 141 का आंसर है हमारे पास डी, कि आप किससे कहानियों के माध्यम से बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास कर सकते हैं, और पर्यावरण से आप जोड़ने का काम भी किससे कहानियों के साथ में कर सकते हैं? नैरेटिव्स के थ्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री की कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, निम्न में से किसे, या निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक की शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? नॉट पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को यूजफुल थिंग्स बनाने के लिए बोलता है, वेस्ट मटेरियल से कुछ यूजफुल मटेरियल बनाने के लिए बोलता है टीचर। तो इस एक्टिविटी से शिक्षक का क्या उद्देश्य नहीं है? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों का पुनर्उपयोग और पुनः रूपांतरण की संकल्पनाओं को समझाना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो 142 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ टीचर का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि बच्चों में से श्रेष्ठ विद्यार्थियों को निकालने के लिए, श्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्णय लेने के लिए वो इस प्रकार की गतिविधि करा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर टीचर का उद्देश्य है यहाँ पर कि बच्चों में क्रिएटिविटी, सृजनशीलता का विकास करना, उनको वर्गीकरण के बारे में बताना, उनको पुनर्चक्रण के बारे में बताना, यानी कि रिसाइकिल रीयूज के बारे में बताना, और उनको वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ भी बनेगी उस
उसकी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हम वेस्ट मटेरियल से क्या क्या उपयोगी चीजें बना सकते हैं। तो ये सारे उद्देश्य हैं इसके। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 143। दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना है, उसे क्या करना चाहिए? बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहां बहुत सारे फूल लगे हैं, प्रोजेक्टर पर इनके चित्र दिखाएं, ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाएं, ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखें और छात्रों को अपनी नोटबुक पर उन्हें लिखने को कहें। तो देखो सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, मैंने बताया ना, पर्यावरण के जितने नजदीक आप बच्चों को ले जाकर समझाएंगे तो बच्चा उतना अच्छे से समझेगा। तो फूलों के बारे में बताना है ना, तो बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाओ सिंपल, और वहां जितने भी फूल लगे हैं उन फूलों को दिखाओ बच्चों को, उनकी विशेषताएं बताओ, उनकी कैटेगरी विभाजन बताओ, वर्गीकरण बताओ उन सारी चीजों का। ठीक है, और ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल वे में कर पाओगे जब आप बच्चों को बगीचे में लेके जाओगे। तो ईवीएस का बोध इसी तरीके से कराने से बच्चों में सृजनशीलता का भी विकास होता है। साथ साथ प्रोजेक्टर पे दिखा दोगे तो कोई फायदा नहीं, बच्चा देख लेगा, बात खत्म। ब्लैक बोर्ड पर बना दोगे तो कोई फायदा नहीं है, नाम लिखकर लिखने के लिए कहोगे तो बट ठीक है, तो ट्रेडिशनल वे है, बच्चा समझे ना समझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपना काम कर दिया। लेकिन आपको अगर बच्चे को समझाना है सही से तो आप उसको फूलों के नजदीक लेके जाओगे, है ना, बताओगे कि ये गुलाब का फूल है, ये गुड़हल का फूल है, तो बच्चा उसको छू के देखेगा, उसको एहसास करके देखेगा, उसके रंगों के बारे में उसको पता चलेगा। तो नेक्स्ट 144 पर आते हैं, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है? तो राइट आंसर पे देखते हैं भाई, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना ही एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 145, देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द एनवायरमेंटल लॉ ऑफ कंट्री? कस्तूरी रंगन समिति, सुब्रमण्यम कमेटी, माधव नायर समिति, या फिर उल्लास कार्थक समिति? तो आपको बताना है 45 में 145 में कि कौन सी समिति का गठन किया गया था देश में पर्यावरण कानून लगाने के लिए। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम कमेटी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 145। आई होप बी सही हो, हाँ जी बी ही सही है जहां तक मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, भारत के संविधान में वन्य जीव का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य में आता है, निर्देशिक में आता है, या फिर 7वीं अनुसूची में आता है? तो भाई तीनों में आता है। भारत के संविधान में वन्य जीव संरक्षण जो है तीनों के अंतर्गत आते हैं, मौलिक कर्तव्य भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, 7th शेड्यूल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर 146। नेक्स्ट 147, निम्न ताप परीक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, यानी कि कंजर्वेट किया जाता है, बचाया जाता है। कौन सी तकनीक के द्वारा? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसमें किस चीज का इस्तेमाल होता है? बर्फ में रखकर होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होता है, तरल नाइट्रोजन में होता है, या अमोनिया में होता है? तो ये जो क्रायो परीक्षण होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है, तरल नाइट्रोजन में होती है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं क्या कहलाती हैं? महामारी, दुर्लभ, या फिर वेद यानी कि वल्नरेबल स्पीसीज, या फिर स्थानिक प्रजाति? तो एक क्षेत्र तक ही सीमित है ना, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, और जो विलुप्ति के कगार पर जो प्रजातियां हैं उनको क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इनमें डिस्टिंग्विश ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है स्पीसीज वाले से कि कौन सी प्रजाति किस चीज से संबंधित होती है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली चमक आदि होते हैं? तो मैंने बताया था ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जरूर पढ़ लेना आप। कौन सी लेयर में होते हैं? आयन मंडल में होते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, या ओजोन मंडल में? तो ये होते हैं भाई ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली सतह है, जो सबसे पहली सतह होती है, जो कम से कम कितनी जाती है? 15 से 18 किलोमीटर पृथ्वी सतह से। जो ऊपर की सतह होती है वो क्या कहलाती है? आपकी ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। और उसके बाद जो आपकी लेयर आती है वो क्या कहलाती है? समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। और इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 50 किलोमीटर तक होती है, और 15 से 50 किलोमीटर पृथ्वी से। तो ये क्या कहलाएगी? ये स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगी। तो ये पूरा लेयर का एक डायग्राम आता है। एसएसटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ईवीएस में भी ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं भाई, लास्ट रहेगा। जैव कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रभाव वाली नदी का परिणाम हो सकता है।
ऐसी नदी जिसमें आप सारा सीवेज बहा रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। 150 के लिए ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी जीव जंतु हैं या जो मछलियां हैं उनकी मौत हो जाएगी। भाई जब आप पानी में क्या चीज़ डाल रहे हैं, जितना भी घरेलू सीवेज है, आप वेस्ट मटेरियल अगर वाटर में डाल रहे हैं, साफ पानी में डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है भाई, जो क्रियाएं होती हैं और वो क्रियाएं जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेती हैं, जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल कर लेती हैं, और ऑक्सीजन की कमी होने से पानी में जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, वो मर जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे ईवीएस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और एक कॉमेंट जरूर लीव करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और क्या आप पढ़ना चाहते हैं यूटेट प्रिपरेशन में, आप ज़रूर कमेंट करें। और जो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो कल मैंने उसकी एक वीडियो प्रिपेयर करी थी, लिंक ऊपर आई सेक्शन में आ रहा है, जरूर जाकर चेक कर लेना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।